अगर जाति जनगणना हो जाएगी कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? बिहार में हो गई, कौन सा पहाड़ गिर पड़ा बिहार के? 16 नवंबर 1992 को आया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। मुसलमान अब जो भारत में मुसलमान है ये कोई अरब ईरान से आए हुए लोग हैं। अरे मुगल जो थे वो तो आजादी की लड़ाई में मर गए, अंग्रेजों का विरोध करते करते मर गए, और जो बचे कुचे थे वो पाकिस्तान चले गए। अब भारत में मुसलमान कौन है? आप लोग ही कहते हैं मुस्लिम गुजर का नाम, कहते हो नहीं कहते हैं ये मुस्लिम जात का नाम, ये मुस्लिम तेली है, अरे ये हज्जाम है, कहते हो नहीं कहते? तो इसका मतलब क्या है? हमारा ही भाई है, विदेश से नहीं आया है, लेकिन भाई को भाई से खूब लड़ा करके अब तीसरा मजा कर रहा है जो इतना दिन से मजा कर रहा है। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि इस देश में खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग। तो ओबीसी समाज के लोगों को ओबीसी समाज का होने का बहुत ज्यादा फायदा अभी तक मिल नहीं पाया या वो ले नहीं पाया, तो इसलिए वो उसके महत्व को भी समझ नहीं पाए। क्योंकि 90 में हम लोगों का मंडल कमीशन लागू और 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तब मिला, और उसके पहले ही देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। इससे आज किसान भी परेशान है, जमीन जाने का खतरा पैदा हो गया है, नौजवान भी परेशान है, बेरोजगारी पैदा हो गई है, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से रिजर्वेशन लगभग जीरो जैसा हो गया। तो 92 में तो हम लोगों को रिजर्वेशन मिला और 90 में ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, जिसको एलपीजी कहा जाता है। तो निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण की जो पॉलिसी आई, उस पॉलिसी ने ओबीसी के रिजर्वेशन को और भी ज्यादा निष्प्रभावी किया। दूसरा, शेड्यूल कास्ट के लोगों के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर नहीं था, मगर ओबीसी के लोगों के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर था। हेलो। तो बहुत सारे लोग क्रीमी लेयर का मतलब भी नहीं जानते। ओबीसी के लोग, गांव देहात के लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते। क्रीमी लेयर का मतलब ये है, मैं गांव देहात के लोगों को समझाने के लिए उदाहरण देता रहता हूं कि जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा क्योंकि वो खा नहीं सकता। मान लीजिए कि अपने वीरपाल साहब अब ये क्रीमी लेयर में आ गए, इनके बेटा बेटी को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। जब इनके बेटा बेटी को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन महंगी एजुकेशन के दौर में जिनके पास यही सक्षम है कि अपने बेटा बेटी को पढ़ा सकते हैं, जो सक्षम है उसके बेटा बेटी को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, और जो सक्षम नहीं है वो रिजर्वेशन के दायरे में रहेगा, मगर वो अपने बेटा बेटी को हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन इसलिए नहीं दिला पाएगा, एक तो उसके अंदर पढ़ाई को लेकर सोच नहीं है, और अगर कुछ परसेंट के अंदर सोच भी पैदा हो गई तो इनकम इतनी नहीं है, पैसा इतना नहीं है कि वो महंगी एजुकेशन अपने बेटा बेटी को दिला पाए। तो इसका अर्थ क्या होगा? जो पढ़ा नहीं पा रहा है बेटा बेटी को, उसको कहा तुमको रिजर्वेशन मिलेगा, और जिसके अंदर पढ़ाने की सोच है और जो पढ़ा सकता है उसको कहा नहीं मिलेगा। अच्छा, अब जिसको नहीं मिलेगा वो क्यों लड़े रिजर्वेशन की लड़ाई? जिसको नहीं मिलेगा वो क्यों लड़े? मान लो ओबीसी समाज से निकलकर डॉक्टर साहब आईएएस हो गए, अब इनके बेटा बेटी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो इनके दिमाग में ये बात आएगी ना, हम रिजर्वेशन की लड़ाई क्यों लड़े? जो हमारे बेटा बेटी को नहीं मिलेगा तो हम क्यों लड़े? तो इससे क्या हो गया?
जो हमारे समाज का पढ़ा लिखा समझदार वर्ग था, वो हमारे समाज की लड़ाई छोड़ दी, उससे कट गया। जब वो लड़ाई छोड़ दिया जो पढ़ा लिखा समझदार वर्ग था, तो बाकी को समझाने का काम कौन करे? तो बाकी को समझाने का काम आरएसएस वालों ने किया। अब विकास पटेल के बोलने से दिक्कत क्या है भाई? विकास पटेल गोला बारूद लेकर के तो आ नहीं रहा है, वहां फेंकने वाला है, उससे कोई खतरा पैदा हो जाएगा। विकास पटेल की बोली से खतरा है। तो विकास पटेल की बोली से क्यों खतरा है? अरे भाई, लोकतंत्र में तो बोली बोलने का अधिकार सबको है ना। ये केवल भारत में नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान लिया कि दुनिया में वाणी की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है और ये सबको मिलना चाहिए। तो विकास पटेल किसी को गोली मारने की बात तो कर नहीं रहा। विकास पटेल सही बात समझा रहा है। तो जब सही बात समझ जाएंगे लोग, तो गलत बात वालों का साथ छोड़ देंगे। तो ये हमारे बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सवाल ये है कि फेलेवा किसका है? हम कोई चीज समझ गए, हम अपने भाई को नहीं समझा पा रहे, तो फेल तो हम ही हो रहे हैं, कारण कुछ भी हो। मान लो हम समझ गए, एक आदमी समझ गया, अब आप हमारे 100 भाई बैठे हो, हम आपको नहीं समझा पा रहे। जो बात हम समझ गए वो बात सही है, सबके हित में है, लेकिन हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं, तो फेल कौन है? हम फेल हो गए। और जो हमारा दुश्मन है वो आपको गलत बात समझा करके आपका यूज कर ले रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, फिर भी आप उसके फेवर में खड़े हो, तो हमारा दुश्मन सफल हो। अब बात समझने और समझाने की, इस देश में लंबे समय से 2 बातें चल रही। जब से देश आजाद हुआ तब से इस बात की बात चल रही है, या आजादी के पहले से भी ये बात चल रही है कि आजादी के बाद का क्या है। ये कोई आज का डेवलपमेंट नहीं है। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब हमारे पूर्वजों ने भी कुर्बानी दिया उसकी, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सबके पूर्वजों ने कुर्बानी दी। और इस बात के लिए कुर्बानी दिया कि जब देश आजाद हो जाएगा सबको हमारा हक मिल जाएगा, हम ही इस देश को चलाने वाले हो जाएंगे। इस सोच और इस समझ के साथ ही तो लोगों ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया। लेकिन जब देश आजाद हो रहा था और यह बात तय करना था कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो कांग्रेस में जो चुनाव हुआ उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को तय कर दिया गया कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री, मगर नहीं बनने दिया गया। तो ये आज से थोड़ी ही हो रहा है, नहीं बनने दिया गया। अब कौन सी योग्यता सरदार पटेल की कम थी नेहरू जी से? पढ़ाई लिखाई में भी बैरिस्टर वो भी थे, नेहरू जी भी बैरिस्टर, उम्र में ज्यादा थे। अगर आजादी की लड़ाई में योगदान की बात किया जाए तो गांधी जी ने खुद ही कहा कि अगर मुझे सरदार पटेल नहीं मिलते तो मैं कामयाब नहीं होता। और बहुत सारे कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो इस बात से नाराज हो गए कि सरदार पटेल जैसे इतने अनुभवी और बड़े आदमी को छोड़ करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो ये साजिश तो लंबे दौर से चल रही है, मगर हम समझेंगे कब, ये बड़ा सवाल है। और हम अपने लोगों को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। मान लो हम समझ गए, लेकिन हम अपने लोगों को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं? मान लो एक विकास पटेल समझा देश भर में घूम रहा है, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं आप देश भर में घूमो, अरे अपने आसपास के 10 गांव में घूम लो, मत घूमो देश भर में। अपने आसपास के 10 गांव में घूम लो, अपने जिले में घूम लो, अपने जिले की हर तहसील में घूम लो, हर ब्लॉक में घूम लो। इतना तो जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। अगर इतनी जिम्मेदारी हम लोग नहीं उठाएंगे तो फिर ये मामला हल नहीं होगा और लूटने वाले लूटते रहेंगे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक कमेरा है तो दूसरा लुटेरा भी तो है। एक कमेरा है, हम लोग कमेरा है तो दूसरा लुटेरा भी तो है। तो लुटेरा तो लूट रहा है, बार बार लूट रहा है। बताइए 75 साल में गिनती नहीं हुई, आज भी गुमराह कर दिया जा रहा है। मेरे इससे तो जातिवाद बढ़ जाएगा।
और जो लोग कह रहे हैं जातिवाद बढ़ जाएगा, वो सबसे पहले जाति के नाम पर वर्चस्व स्थापित करते हैं अपना, कि हम फला जाति के हैं। नहीं करते। करो राम राम उनसे, बोलो जवाब देते हैं। उन्हीं से करो, ब्राह्मण से करो राम राम, जवाब देगा? क्यों नहीं देगा? बराबरी का अभिवादन स्वीकार नहीं करता है। उसने अपने लिए स्पेशल अभिवादन बनाया हुआ है, वो स्पेशल अभिवादन आप करोगे तो उसका जवाब दे। तो सवाल ये है कि हमको इस देश के सिस्टम को समझने की जरूरत है। अगर जाति जनगणना हो जाएगी, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? बिहार में हो गई, कौन सा पहाड़ गिर पड़ा बिहार के ऊपर? क्या हो गया बिहार में? कौन से दंगे हो गए? लेकिन पता चल गया कि किसके अंदर कितनी समस्याएं हैं। अब अगर ईमानदारी से उस पर काम हो तो सबकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लेकिन अंग्रेज करते थे। अंग्रेजों के जाने के बाद आज तक नहीं हुई। 51 में नेहरू जी ने रोका, 61 में फिर नेहरू जी ने रोका, 71 में इंदिरा जी ने रोका, 81 में फिर इंदिरा जी ने रोका, 91 में नरसिम्हा राव ने रोका और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रोका। और 2011 में हंगामा खड़ा हो गया क्योंकि हम लोगों ने 51,000 कार्यक्रम किए पूरे देश भर। जाति जनगणना को लेकर जितने बैकवर्ड क्लास के लीडर थे उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, चाहे वो शरद जी रहे हो, चाहे लालू जी रहे हो, चाहे मुलायम सिंह रहे हो, रामविलास पासवान रहे, जितने बैकवर्ड के लीडर थे सबने हंगामा कर दिया। और हंगामा कर दिया, पार्लियामेंट बंद हो गई तो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, कहा गिनती करेंगे। बाद में प्रणब मुखर्जी को उस कमेटी का चेयरमैन बना दिया कांग्रेस के लोगों ने, ये फैसला करें। तो जो सेंसस एक्ट है 1948, तो सेंसस एक्ट के तहत जनगणना होनी चाहिए। मगर डॉक्टर साहब ने अभी बताया ये उसमें शामिल थे, वो जनगणना नहीं थी, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे था। और इसलिए उसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं हुई। अगर वो जनगणना होती तो उसकी रिपोर्ट पब्लिश हो जाती, क्योंकि जनगणना की रिपोर्ट तो रोक नहीं सकती सरकार, हो तो पब्लिश हो जाती। पब्लिश इसलिए नहीं हुई कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे था। अच्छा, आप दूसरी बात देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिला, संख्या के अनुपात में मिला। शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिला, संख्या के अनुपात में मिला। इसका मतलब भारतीय संविधान संख्या के अनुपात के सिद्धांत को मानता है। जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन संख्या के अनुपात में मिला, तो ओबीसी को रिजर्वेशन संख्या के अनुपात में क्यों नहीं मिला? ओबीसी को भी संख्या के, अगर मंडल कमीशन ने काउंटिंग करके ये कहा कि 52% ओबीसी देश में है, तो 52% का रिजर्वेशन देश में ओबीसी को मिलना चाहिए था। नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो लड़ना चाहिए था ओबीसी को। मगर लड़ते कैसे? मंडल समझाने वाले मंडल समझा रहे थे, कमंडल समझाने वाले कमंडल समझा रहे थे। ये दौर आप देखो 90-92 का, उस दौर में जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी, तो उसी दौर में 16 नवंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। और ओबीसी का फैसला कब आया मंडल कमीशन का? 16 नवंबर 1992 को आया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। कितना दिन हो गया? 16 नवंबर 1992 से 6 दिसंबर 1992, कितना दिन हो गया? 20 दिन हो गया। 20 दिन के अंदर गिरा दी गई। मंडल कमीशन लागू करने में जो धोखा ओबीसी के साथ में हुआ, वो धोखा अगर ओबीसी को पता चलता तो ओबीसी उसके खिलाफ दिल्ली घेरता। अगर मंडल कमीशन के लिए ओबीसी लड़ रहा था तो उसके लिए भी लड़ लेता, अगर समझ में आता कि धोखा है। जितने समझे थे कम से कम उतने और को समझा के लड़ लेते। लेकिन ओबीसी को गुमराह करके दिल्ली ना जाए, अयोध्या दे दिया। मैं वहीं का रहने वाला, वहां वाले कम गए और दूर वाले ज्यादा गए। आज भी वहां वालों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मगर दूर वाले ट्रेनें भर भर के जाते हैं। तो उलझा दिया। अब उलझा दिया तो लड़ाई दूसरी बन गई। जो लड़ाई बनी थी हक अधिकार की, कि जिसकी जितनी संख्या भारी
उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या है, चाहे देश का शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे फैक्ट्री हो, कल कारखाने हो, उद्योग धंधे हो, हर जगह जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे एक बाप के 4 बच्चे होते हैं तो बराबर बराबर हिस्सा लगता है। अगर ये होता तो आज 80% नौकरियों पर ऊंची जाति के लोगों का कब्जा नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जब शरद यादव जी राज्यसभा सांसद थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में पूछा, तो पार्लियामेंट में भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने उनको लिख कर दिया कि 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की सर्विसेज में ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा। अब 79.2% 80% उनका कब्जा है, तो बाकी का कितना है आप खुद ही सोच लो। और फिर उसमें ओबीसी का कितना हो सकता है और भी आप सोच लो। तो आज भी हमको वही फर्क। अच्छा, अब ये जनगणना अगर होगी तो ये डाटा निकल कर सामने आएगा ना। अच्छा, अब जनगणना नहीं होगी तो आपका हिस्सा जो खा रहा है वो तो खाता रहेगा। इसलिए तो वो विरोध कर रहा है, क्योंकि उसको पता है एक एक चीज का पता चल जाएगा किसके पास क्या है। जैसे अभी जाट, गुर्जर, कुर्मी, यादव ये क्या सोचते हैं, हमारे पास ही सब जमीन है। जमीन तो सब हमारे पे, सोचते नहीं सोचते। अरे करा लो ना एक बार करा लो, आंख खुल जाएगी। मंडल कमीशन ने जब जांच किया तो मंडल कमीशन ने क्या कहा पता है, 94% जमीनें ऊंची जातियों के पास में है। मंडल कमीशन का डाटा है, उठाकर पढ़ लो मंडल कमीशन। लेकिन हम कहां मंडल कमीशन पढ़ते हैं, हमारे समाज के आदमी को मंडल कमीशन कहां पढ़ने का टाइम है। तो उस समय भी हमको भड़का दिया और आज भी हमको भड़काने का काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो यहां समझे समझाए लोग हैं, यहां किसी को समझाना नहीं है, यहां सब समझे समझाए। तो जो समझदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को समझाने का काम करें। अगर दूसरों को समझाने का काम नहीं करेंगे तो समस्याएं पैदा होती रहेंगी। कार्यक्रम कैंसिल होता है, कार्यक्रम होता है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो लड़ाई में ये सारी बातें होती रहती है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हम जो कर रहे हैं उसका असर तो है, तभी तो रोका जा रहा है। हम जो बोल रहे हैं उसका कुछ असर तो है, तभी तो रोका जा रहा है। अगर उसका कोई असर नहीं होता तो क्यों रोका जाता? तो हमको ये समझने की जरूरत है कि इस देश में जाति जनगणना इसलिए नहीं हो रही है कि इस देश की सारे साधनों संसाधनों पर जिन लोगों ने कब्जा किया है वो लोग नहीं चाहते कि ये पोल खुले और सबको पता चल जाए कि हमारी संख्या ज्यादा है लेकिन कब्जा दूसरे लोगों ने किया। तो ये बात अगर हम लोग समझेंगे, ये बात लोगों को समझाएंगे तो लोग इसके फेवर में पड़ेंगे। अगर हम ये नहीं समझाएंगे तो लोगों को समझा दिया जाएगा, इससे जातिवाद बढ़ेगा। और जो जातिवाद की बात कर रहे हैं सबसे पहले जाति देखकर टिकट देते हैं, उसी जाति को टिकट देते हैं जिसकी संख्या ज्यादा हो उस इलाके में। तो सवाल जातीयवाद बढ़ने घटने का नहीं है, सवाल ये है कि आपको हक अधिकार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर आप धर्म की लड़ाई लड़ोगे तो कोई हक अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? धर्म के नाम पर कोई अधिकार है ही नहीं। अब धर्म के नाम पर लड़ाई होगी तो पहला हक किसका होगा? धर्म के नाम पर। अगर मान लो धर्म के नाम पर अधिकार मिल गए तो पहला हक किसका होगा? अरे जो सबसे ऊपर होगा उसी का ना होगा। तो जब करता धरता सब वो है तो पहले तो अरे हम अपने घर में बनाते हैं, पहले उसको खिलाते हैं। हम अपने घर में अपना आटा अपनी दाल बनाते हैं तो पहले उसको खिलाते हैं, और जब देश में अधिकार मिलेगा तो हमें पहले दे देगा। अगर हमें देना होता तो एक ही धर्म के आदमी को अछूत बना दिया, उसी धर्म के आदमी को शूद्र बना दिया, उसी धर्म में खुद ब्राह्मण हो गया कि नहीं? ये व्यवस्था मुगल और अंग्रेज नहीं बनाया। आज तक हमको मुगल और अंग्रेज ही समस्या है यही बताया जाता है और हम यही मानते रहे। दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। देखो, जब अंग्रेज आए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, मुगलों का राज था देश के तमाम हिस्सों में, मुगलों से लड़ाई हुई, मुगलों का राज तब खत्म हुआ।
जब अंग्रेज आए और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए, 77 खत्म हुए हो गए। और जब अंग्रेज थे तो हमको सब कच्चा माल ले जाते हैं, वहां पक्का करते हैं, लाकर हमको ही बेचते हैं, ये ना समझाया जाता था। आज क्या हो रहा है? आज गेहूं किसका है और बिस्किट किसका है, गन्ना किसका है और चीनी किसकी है, कपास किसका है और कपड़ा किसका है? आज भी तो सोचना पड़ेगा। सरसों किसकी है और तेल किसका बिकता है? आज भी तो वही हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे हो कि हमारी फसल की कीमत दे दो, एमएसपी यही तो है ना, हमारी फसल की कीमत दे दो। आपकी फसल सस्ते दाम पर खरीदकर पूंजीपति उसी का पक्का माल बनाकर आपको ही महंगे रेट पर बेच रहा है, और बाजारवाद के चंगुल में गांव का किसान भी फंस गया है। जो किसान पहले आत्मनिर्भर था, उसको बहुत मार्केट की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, आज वो किसान बाजारवाद के चंगुल में पूरी तरीके से वो भी फंस गया है और पूंजीपतियों के सामान के ऊपर डिपेंड हो गया है। तो आज भी तो वही स्थिति है। तो ये कौन पैदा कर रहा भाई? अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, ये कौन पैदा कर रहा? तो जो अंग्रेजों और मुगलों के पहले इस देश में आकर व्यवस्था बनाए, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। अच्छा, दुनिया के किसी धर्म में जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं है। सब धर्म में आने का रास्ता है, आ जाओगे आप हो। अच्छा, मान लो हिंदू धर्म में कोई आ जाए तो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा, शूद्र बनेगा, क्या बनेगा भाई? ये कौन डिसाइड करेगा क्या बनेगा? तो ये जो सिस्टम बनाया, ये सिस्टम किसने बनाया? अगर किसी गुर्जर ने बनाया होता, किसी यादव ने बनाया होता, किसी जाट ने बनाया होता, तो बनाने वाला इतना मूर्ख हो सकता है कि अपने को ही नीचे रख लेता? इतना मूर्ख होता बनाने वाला? अरे बनाने वाला तो विद्वान होता है, तो अपने को ऊपर रख लेता है। और ऊपर जो है उसने ही बनाया, राजपूतों ने भी नहीं बनाया, वैश्यों ने भी नहीं बनाया। क्योंकि अगर वो भी बनाते तो अपने को दूसरे तीसरे नंबर पर क्यों रखते हो? अपने को पहले नंबर पर रख लेते। तो ये सारा सिस्टम ब्राह्मणों ने बनाया, हम ही ऊपर हैं, बाकी सब नीचे हैं। ये सच्चाई, ये उनके ग्रंथों में लिखी हुई है। अब हम ये बता रहे हैं तो गाली थोड़ी ही दे रहे हैं। गाली तो आप लोग गांव देहात के आदमी हैं, जानती है गाली क्या होती है। तो गाली नहीं दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये सिस्टम है। अब देखो दिक्कत क्या है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंपा तो कहा संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे ना हो तो संविधान अच्छा साबित नहीं है, ये कहा। अब देखो मामला कहां फंस गया। संविधान तो लिख दिया गया, उसमें अधिकार लिख दिए गए, लेकिन संविधान की ड्राइविंग सीट पर, चलाने वाली सीट पर जो बैठा है उसका विचार संविधान के विचार से मैच ही नहीं कर रहा, मिल ही नहीं रहा। क्योंकि संविधान क्या कह रहा है? सब बराबर है, उसने कोई भेदभाव नहीं किया, कोई ऊंच नीच नहीं किया। भारत के नागरिक सभी बराबर, सबको एक ही वोट देने का अधिकार और एक ही गिनाने, सबको बराबर कर दिया, सबको सबका हक अधिकार मिले, सबको स्वतंत्रता हो, ये संविधान में लिख दिया गया। लेकिन अब जिनको ड्राइविंग सीट पर हम लोगों ने बिठाया संविधान चलाने के लिए 77 साल से, उनकी मानसिकता क्या? हम ही ऊपर है, बाकी सब नीचे, हम सर्वश्रेष्ठ पैदा ही होते हैं। ये जो उनकी मानसिकता है, ये संविधान को लागू नहीं होने दे रही, ये संविधान लागू करने में अवरोध पैदा कर रही है। और इसकी वजह से संविधान ठीक होने के बावजूद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि लागू करने वाले ठीक नहीं। आप 50 लाख की गाड़ी खरीद लो, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लो, ड्राइवर ऐसे आदमी को रख दो जो गाड़ी चलाना ही नहीं जानता, फिर क्या होगा? गाड़ी सही चलेगी? तो ऐसे ही देश का कबाड़ा हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि जो चलाने वाले जिनको आपने बिठाया है वो ठीक नहीं। जब देश में रोजगार की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, किसानों के उत्थान की बात होनी चाहिए, देश के 60-70% लोग किसानी पर निर्भर हैं, उसकी बात होनी चाहिए, तो बात देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की कर रहा है, पाकिस्तान की कर रहा है। आप सोचो लेवल क्या है। और मजे की बात, हमारे लोगों को उलझा दिया जा रहा है उसमें।
भाई इस देश में 77 साल में आप हमको बता दो कि एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बना लिया, एक भी आदिवासी की पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बना लिया, एक भी ओबीसी की पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बना लिया। चौधरी चरण सिंह बने तो कितने दिन तो 3 महीने 6 महीने जो भी है, हाँ, तो इतना ही अभी तक इतना ही हो पाया है, अभी तक इतना ही हो पाया है। बाकी 75 साल से लोग राज में, चाहे कांग्रेस के ब्राह्मण चाहे बीजेपी के ब्राह्मण राज में था। और हम स्वाद बदलते रहते हैं 10 साल में 5 साल में स्वाद बदलते रहते हैं। बहुत दिन से इसका जूता खा रहे हैं, कभी इसका चेंज कर देते हैं, थोड़ा इसका ले लेते हैं। जैसे 10 साल इसका हो गया, कुछ लोगों ने मन बनाया चेंज करने का। अब देखो 4 जून के बाद कितना चेंज होता है। तो सवाल ये है कि हम लोगों का, हमारा भी कुछ होगा, ये सोच देश में पैदा करने की जरूरत है। और ये हिंदू मुसलमान, अब जो भारत में मुसलमान है, ये कोई अरब ईरान से आए हुए लोग हैं। अरे मुगल जो थे वो तो आजादी की लड़ाई में मर गए, अंग्रेजों का विरोध करते करते मर गए, और जो बचे कुचे थे वो पाकिस्तान चले गए। अब भारत में मुसलमान कौन है? आप लोग ही कहते हैं मुस्लिम गुर्जर का नाम, कहते हो नहीं कहते हैं, ये मुस्लिम जाट का नाम, ये मुस्लिम तेली है, अरे ये हज्जाम है, कहते हो नहीं कहते? तो इसका मतलब क्या है? हमारा ही भाई है, विदेश से नहीं आया है, लेकिन भाई को भाई से खूब लड़ा करके अब तीसरा मजा कर रहा है, जो इतना दिन से मजा कर रहा है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को गांव-गांव चौपाल लगाकर ये काम करने की जरूरत है। देखो बहुत लोगों को भ्रम है, देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले ये कह करके बच निकलते हैं, नहीं पूरब में तो गरीबी ज्यादा है, सारे लोग तो खाने पीने नहीं बन रहे हैं ना, चलो हो सकता है यहाँ से उन्नति कम हो, तो ये कह के बच लेते हैं अपने कर्तव्यों से, नहीं वहाँ गरीबी है इसलिए लोग ज्यादा समझदार पैदा है। गलत बात है। अच्छा, अब यहाँ का किसान लड़ रहा है तो केवल यहीं के किसान का शोषण हो रहा है, और जगह का देश भर के किसान का नहीं हो रहा है। यहाँ का किसान तो मजबूत है फिर भी लड़ रहा है ना। तो लड़ाई लड़ने का गरीबी अमीरी से संबंध नहीं, फिर किस बात से संबंध है? एहसास से संबंध है। तथागत बुद्ध गरीब नहीं थे, राजा के लड़के थे। ज्योतिबा फूले गरीब नहीं थे, बड़े आदमी थे, उनके पिताजी फूल के बड़े व्यवसायी थे। बाबा साहब अम्बेडकर गरीब नहीं थे, उनके पिताजी मिलिट्री में थे। साहू महाराज गरीब नहीं थे, राजा थे। ये कहकर बचने से काम नहीं चलेगा, ये कहकर बचने से काम नहीं चलेगा। जब ज्योतिबा फूले का अपमान हुआ तो उस समय जिनके गले में मटका बजता था शेड्यूल कास्ट के लोग और झाड़ू बजता था, उनका तो उनसे ज्यादा अपमान होता था, मगर वो क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि उनको एहसास ही नहीं था। एहसास हुआ ज्योतिबा फूले को, क्यों हुआ? क्योंकि उनको समझ में आया कि ये हमारा शोषण हो रहा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि इनका भी तो हो रहा, ये नहीं बोल रहे, उनको भी एहसास हो। तो ये एहसास किसी को भी हो सकता है, छोटे आदमी को हो सकता है, बड़े आदमी को हो सकता है, गरीब आदमी को हो सकता है, अमीर आदमी को हो सकता है। जिसको एहसास होगा वो इस सिस्टम को बदलने के काम में लग जाएगा। मैं तो खुद ही नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के कर रहा हूं। मैं खुद ही नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के कर रहा हूं। तो एहसास का मामला, अब ये एहसास अगर हम लोगों में पैदा हो गया तो हम लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि ये एहसास हम दूसरे लोगों में पैदा करें। अगर ज्यादा मजबूत है तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी, अगर ज्यादा मजबूत है तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। ज्यादा मजबूत है तो ये कहकर निकलने के लिए ज्यादा मजबूती की बात गलत है कि ज्यादा मजबूत है इसलिए हमारा कोई समझदार नहीं। हमारी कोशिशों में कमी है और वो कमी हमको दूर करना होगा। और एक एक घर ओबीसी की कोई जाति हो, एससी की कोई जाति हो, एसटी की कोई जाति हो, माइनॉरिटीज के हमारे भाई हैं, सब में ये जागृति पैदा करने की जरूरत है। देखो कोई भी समाज 100% जागृत नहीं। ठीक है, कोई जय भीम बोलता होगा, कोई नहीं बोलता होगा। जो जय भीम बोल रहा है उसको वो कल्चर मिला, जो भाई जय भीम बोल रहा है आज उसकी 2-4 पीढ़ी से वो कल्चर मिला। और किसी में ये नई बात जा रही है, जो बातें हम कह रहे हैं किसी में नई बात जा रही है, तो नई जा रही तो उसको थोड़ा समय लगेगा, तो नई डालना तो पड़ेगा पहले, तभी तो समय के साथ वो ठीक हो। तो इसके लिए हम लोगों को
कोशिश करना है, हर समाज में कोशिश करना है। और अगर हर समाज में हम लोग कोशिश करते हैं तो ये एकता बन सकती है। और अगर ये एकता बन सकती है तो लोकतंत्र में जिनकी संख्या ज्यादा है उनका राज हो सकता है। और राज हो सकता है तो समस्याओं का समाधान भी, जब समस्याएं हमारी हैं तो समाधान भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कोशिश करने की जरूरत है। तो ये कोशिश आप लोग करेंगे। चूंकि समय ज्यादा हो रहा है तो इतनी बात ही कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।